नमस्कार दोस्तों। झारखंड पे बात हो गई, महाराष्ट्र पे बात हो गई। वहां तो विधानसभा चुनाव है, सत्ता परिवर्तन है, नया मुख्यमंत्री होगा, नई सरकार बनेगी, नई योजनाएं आएंगी। वहां समझ आता है कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चलते रहने चाहिए। लेकिन एक राज्य जिसे राजनीति की राजधानी कहा जाता है, उस राज्य में 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। जिस उपचुनाव से राज्य में चल रही सत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर भी राज्य के सबसे बड़े विपक्ष के नेता और राज्य के मुख्यमंत्री आमने सामने आ गए। इस उपचुनाव को नाक का सवाल बना लिया गया। आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। धोखे, पब्लिक सेंटीमेंट का उपयोग करना, राजनीतिक विचारधारा को आगे लेकर जाना, समाज को दो धड़ों में बांटने का प्रयास करना, सब कुछ इस चुनाव में देखा गया। यहां तक कि ट्विटर के माध्यम से इलेक्शन कमीशन पर भी आरोप लगाए गए, पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाए गए। सत्ता पक्ष ने कहा कि भाई साहब, यहां पर धांधली हो रही है वोटिंग में, और विपक्ष ने कहा कि हमारे लोगों को वोट देने नहीं दिया जा रहा है। 9 सीटों पर चल रहा उपचुनाव इतना खतरनाक कैसे हो गया? क्या इसका राजनीतिक रसूख है कि विपक्ष और पक्ष आमने सामने आ गए? अब इस चुनाव के नतीजे क्या आएंगे, इस पर चर्चा करते हैं और फिर बात करते हैं कि आखिरकार इस उपचुनाव का इतना महत्व क्यों है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु और आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, महाराष्ट्र में हमने देखा सरकार किसकी बन रही है, झारखंड में देखा किसकी सरकार बन रही है, पर उत्तर प्रदेश में सरकार ही नहीं बननी है। उत्तर प्रदेश में हो रहा है 9 सीटों पर उपचुनाव। 10 पर होना था, 9 पर हो रहा है। मिल्कीपुर विधानसभा में फिलहाल उपचुनाव की घोषणा नहीं की गई है। हो सकता है आने वाले समय में 2-3 महीने में वहां पर उपचुनाव करवाए जाएं। लेकिन जो 9 सीट हो रहे हैं, इस 9 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे क्या आ सकते हैं, क्या अनुमान लगाए जा रहे हैं एग्जिट पोल के माध्यम से? वैसे फिलहाल देखा जाए तो 9 सीटों पर 6 पर भाजपा और उसके गठबंधन के साथी आगे लग रहे हैं और 3 पर समाजवादी पार्टी आगे लग रही है। 5 सीट भाजपा प्राप्त कर सकती है और एक उनकी सहयोगी आरएलडी प्राप्त कर सकती है, और इधर समाजवादी पार्टी ही अकेले खड़ी थी, तो वह यहां पर 3 सीटें जीत सकती हैं। लेकिन यह चुनाव सीट जीतने या सीट हारने का नहीं था। इस चुनाव में तीसरा पार्टनर भी था, वह थी बहन कुमारी मायावती, उनकी बसपा। नॉर्मली बसपा उपचुनाव में खड़ी नहीं होती है, पर इस बार मायावती जी ने कहा कि नहीं, हम भी पार्टिसिपेट करेंगे उपचुनाव में। क्योंकि आप देखेंगे 2014 से उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती लगातार अपनी राजनीति के अवसान पर जाती दिखाई दी हैं। हाँ, उनका कोर वोट बैंक उनके साथ जरूर रहा है, लेकिन राजनीतिक रूप से वह रसूख उनका खत्म होता दिखाई दिया है। 2019 में वह चुनाव लड़ी थी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर, तो वहां उनको फायदा हुआ था। बट उसके बाद आप देखेंगे कि राजनीतिक रूप से वह साइडलाइन हो चुकी हैं, और बसपा वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई खास रोल प्ले नहीं कर रही है। देखिए, अब इस उपचुनाव की चर्चा करते हैं। मायावती जी का इस उपचुनाव में कोई खास रोल रहा नहीं, उनको एक भी सीट नहीं मिलने वाली। अगर वह 10% वोट भी प्राप्त कर लें तो बहुत बड़ी बात होगी। चलिए, बात करते हैं पक्ष और विपक्ष अर्थात योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की। पहले बात करते हैं अखिलेश यादव की, क्योंकि वह वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे एग्रेसिव फॉर्म में आगे आ रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव एक अच्छे राजनेता हैं। 2012-2017 तक उन्होंने उत्तर प्रदेश में सरकार चलाई, यहाँ के मुख्यमंत्री रहे। यहाँ तक कि 2012 के चुनाव को जीतने का श्रेय भी अखिलेश यादव को दिया जाता है। यहाँ तक कि जनता और कार्यकर्ताओं का इतना दबाव था कि मुलायम सिंह यादव स्वयं मुख्यमंत्री ना बनकर अखिलेश यादव को वहां का मुख्यमंत्री बना देते हैं। वहां पर 5 साल सरकार चली, 17 में सरकार वहां पर जाती है। उसके बाद तो राजनीतिक रूप से समाजवादी पार्टी नीचे ही जाती दिखाई दी। लेकिन 2024 में कांग्रेस के साथ गठबंधन होता है। इस गठबंधन ने चमत्कारी रूप से उत्तर प्रदेश में विजय प्राप्त करी, और यहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर 43 सीटें जीती, जिसमें 37 सीट जीत कर आई समाजवादी पार्टी और 6 जीत कर आई कांग्रेस। समाजवादी पार्टी को खुद भी भरोसा नहीं था कि वह 37 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। यहां तक कि फैजाबाद की सीट वह जीत गए, जिसकी वजह से अभी भी भाजपा के ऊपर
कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तंज कसते हैं कि राम राम करते थे और राम के घर पे ही हार गए। तो यह बात उठी है प्रमुखता से यहाँ पे। उसके बाद अखिलेश यादव को लगा कि यह राजनीति, जो एग्रेसिव फॉर्म में राजनीति है, यह की जा सकती है और योगी आदित्यनाथ की राजनीति को क्रश करने का यह एकमात्र तरीका है। और 2024 के लोकसभा चुनाव में जो उन्होंने पीडीए का नारा दिया, अच्छा अर्थात पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, यह नारा 2024 के लोकसभा चुनाव में काम कर गया। इसलिए इस नारे को लेकर वह आगे बढ़े। आप अखिलेश यादव की वर्तमान राजनीति का एग्रेसिव फॉर्म यह समझिए कि लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी की तरफ से यह पूछा गया कि भाई राहुल राहुल गांधी की जाति क्या है? दिन भर जाति जनगणना की बात करते हैं और अभी भी वह अपनी जाति नहीं बताते थे। इस बात पे अखिलेश यादव क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि आपकी हिम्मत क्या है कि आप जाति पूछे किसी की, जबकि कई सारे ऐसे वीडियो उपलब्ध हैं जहां पर अखिलेश यादव स्वयं सामने वाले की जाति पूछते दिखाई दिए हैं। तो ऐसे में अचानक से एग्रेसिव होना और उस राजनीति को लेकर आगे चलना, यह अखिलेश यादव को लग रहा है कि जो 27 में विधानसभा चुनाव होना है, उसमें यह मुद्दा काम कर सकता है। तो 2024 में हो रहा उपचुनाव यह 2024 का नहीं है, यह 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की रूपरेखा तय करेगा। कई लोग इसको विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी मान रहे हैं। यह बात यहाँ पे स्पष्टता से समझ में आ रही है और अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा प्रमुखता से दिया। लेकिन यहां पर एक समस्या आई कि गठबंधन की राजनीति जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की चल रही थी, उसकी शिथिलता सबके सामने आ गई। उसके बीच में जो आपसी सामंजस्य का अभाव है वह यहां दिख गया। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को एक भी सीट उपचुनाव में नहीं दी। वह दे भी रहे थे वह सीट जहां पर भाजपा का वह गढ़ माना जाता है, जैसे गाजियाबाद और खैर की सीट। लेकिन यहां पर कांग्रेस ने कहा कि हम लड़ेंगे ही नहीं चुनाव। अच्छा, चलो ठीक है, तुम नहीं लड़ोगे, लेकिन तुम अपने गठबंधन के साथी का समर्थन तो करोगे। राहुल गांधी इस उपचुनाव में एक बार भी उत्तर प्रदेश नहीं गए और अखिलेश यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने की बात तो छोड़िए, साथ में खड़े तक नहीं हुए। शायद कांग्रेस जो है, अगर उनके गठबंधन के साथी उनको सीट नहीं देंगे तो वह उनके लिए काम भी नहीं करेंगे। और 2027 में अगर यह बातें चलती रहीं तो समस्या आएगी कि आप भाजपा को अकेले यहाँ पर नहीं हरा सकते। आपको समर्थन की आवश्यकता होगी, साथ लड़ने की आवश्यकता होगी। तो कांग्रेस का यहाँ पे समर्थन ना करना, यह एक बात दर्शा गया है कि राजनीतिक रूप से यह गठबंधन अभी सक्षम नहीं है। और पीडीए का जो अखिलेश यादव ने यहाँ पर एक सामाजिक संरचना बनाई है पीडीए की, इस संरचना का असली इम्तिहान यह चुनाव है और इस चुनाव के बाद ही पीडीए पर मुहर लग पाएगी। इधर भाजपा राजनीति के एक नए दौर पे जा चुकी है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव की जातिगत राजनीति का उन्होंने काट निकाला, बटेंगे तो कटेंगे। बांग्लादेश के मुद्दे को आगरा में योगी आदित्यनाथ ने ऐसे उठाया, बटेंगे तो कटेंगे, कि वह नारा वर्तमान समय में पूरे देश की राजनीति में आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। इस राजनीति का पहला प्रयोग हरियाणा में हुआ, जो कि वहां पर सफल साबित हुआ। इधर इसी नारे का प्रयोग महाराष्ट्र और झारखंड में भी किया गया। लेकिन इस नारे और इस राजनीति का असली इम्तिहान है उत्तर प्रदेश, क्योंकि अगर यह नारा उत्तर प्रदेश में ही ना चला तो फिर देश की राजनीति में इस नारे का औचित्य ही खत्म हो जाएगा। देखिए, योगी आदित्यनाथ के चेहरे का अगर हम वो देखें तो धीमे धीमे यह चेहरा डिक्लाइन हुआ था जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे। यहाँ तक कि दोनों डिप्टी सीएम के साथ भी योगी आदित्यनाथ के संबंध सहज नहीं लग रहे थे। बटेंगे तो कटेंगे के नारे को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने तो कह दिया, भाई मैं इसके साथ नहीं हूं, एक रहेंगे सेफ रहेंगे नारा ज्यादा अच्छा है। ये अलग बात है कि बाद में आपसी बातचीत में यह इस नारे को लेकर भी साथ आए, वरना तो यह साफ दिखाई दे रहा था कि भाजपा के अंदर भी कई सारे गुट बन चुके हैं। और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ का चेहरा यहां पर धीमे धीमे कम हो रहा था। उनके खिलाफ राजनीति काफी की गई, अंदर खाने में भी, यहां तक कि कई सारे गुट हमको बनते दिखाई दिए भाजपा के अंदर। अब यह बात समझिए, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ दोनों ने इस चुनाव को नाक का सवाल बना लिया है। अखिलेश यादव ने जहां पर 14 सभाएं करी, वहीं पर योगी आदित्यनाथ ने 25 सभाएं और रोड शो किए। यह बात समझा रहा है कि इस चुनाव की महत्ता कितनी ज्यादा है। और 2027 के पहले चुनावी नैरेटिव सेट करना, अगर समाजवादी पार्टी जीतती है तो पीडीए का नैरेटिव सेट होगा और अगर भाजपा जीतती है तो वह और एग्रेसिव तरीके से
बटेंगे तो कटेंगे के नारे को लेकर आगे बढ़ेंगे। और जो फैजाबाद की सीट हारने के बाद भाजपा और हिंदुत्व की राजनीति दूर जाते दिखाई दी है, वह राजनीति भी यहां पर फिर से सामने आएगी और भाजपा और एग्रेसिव फॉर्म में हिंदुत्व के नारे को लेकर आगे बढ़ेगी। तो यह उपचुनाव अभी के लिए नहीं है, 27 के लिए है, उसके नैरेटिव सेट करने के लिए। इसी वजह से इस चुनाव में आप एग्रेसिवनेस, आक्रामकता बहुत देख रहे हैं, चाहे योगी आदित्यनाथ हों और चाहे हम अखिलेश यादव की बात करें। और इसी वजह से वोटिंग के दौरान भी कई सारे आरोप-प्रत्यारोप यहां पर लगाए गए, कई सारे फॉल्स नैरेटिव को प्रमोट किया गया इस चुनाव के दौरान। दोस्तों, बाकी बातें अगले वीडियो में करेंगे। अगले वीडियो में और डीपली समझेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है और 27 के चुनाव को लेकर यहाँ पर क्या स्थिति बनते दिखाई दे रही है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। को जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय।